देखिए अभी तो मैं ऑफलाइन चेक कर पाया हूँ, कॉपी ऑनलाइन की मुझे आज मिलेंगी। तो एक्चुअली मैंने कहा मैं पहले कुछ कॉपी मैं खुद देखूँ, बताऊँ आपको कि क्या गलतियाँ आप बेसिक कर रहे हैं, जिससे उनमें सुधार कर पाएँ लेखन में अपना, और तभी इम्प्रूव होगा। पहली बात तो यार सभी मतलब अभी मैं पॉइंट आउट नाम लेके नहीं कर रहा हूँ, अभी जनरिक बोल रहा हूँ, क्योंकि अच्छा लगा सबको यहाँ पर नाम लेके बात करना। लेकिन पहली बात नहीं, अभी नहीं यार, मतलब स्टार्टिंग क्लासेस में करूँगा, नाम लेके बदनाम करूँगा, लेकिन अभी नहीं। बदनामी तो अल्टीमेट मेरी होगी ना, क्योंकि आप लोग कल जाके बाहर बोलेंगे सर का एटेंडेंस प्रोग्राम किया तब भी आंसर लिख पा रहे, तो नाम तो मेरा ही खराब होगा बाहर। अभी से आपका नाम लेकर मैं नाम बदनाम करना चालू करूँ तब सुधरोगे आप लोग, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि देखो यार कि पहली बात तो आप जब भी टाइम पे आए वो बहाना नहीं है सर लेट आई, ये हुआ वो हुआ। अगर आपको 1 घंटा दिया गया था, समय बताया गया था कितने से कितने लिखना है, और उसमें आपको 6 क्वेश्चन दिए थे, ज़्यादा तो नहीं थे यार। 6 क्वेश्चन, 1 घंटे का समय कम से कम दिया होगा प्रवीण ने, जैसे हमारे 60 मिनट दिए हो कम से कम लिखने के लिए। कितना? 1 घंटा पूरा दिया था ना, 5 मिनट ज़्यादा में कहा था दे देना, 5 मिनट थोड़ा छीनना मत, कॉपी बच्चों को पूरा करने देना, कर रहा है तो। उसके बाद भी 6 क्वेश्चन नहीं कर पाए, 10 मिनट एवरेज भी नहीं पाए, तो गलती है कहीं ना कहीं। इस बार मैंने क्वेश्चन कोई नहीं बदले थे, जो आपको मैंने पढ़ाया था 6-7 क्वेश्चन वही थे सेम, कोई शब्द भी बदले नहीं बदले। मैंने कहा ठीक है अभी लिखने की प्रैक्टिस करो 2-4 बार कम से कम, क्वेश्चन तब बदलूंगा जब थोड़ा सा बन जाए, एक बार फ्लो आ जाए। तो वही क्वेश्चन दिए थे जो मैंने आपको यहाँ दिखाए थे। उसके बाद मुझे निराशा इस बात पे हुई कि अधिकतर लोग, पहली बात तो जो मुझे कमियां दिख रही हैं बता दूं मैं आपको यहाँ पर, जो एक बेसिक कमी आई है सबके आंसर में। ऑनलाइन बता दूं, ऑनलाइन बच्चों की कॉपी मैं बाद में कल चेक करूंगा, अभी आज आई है मेरे पास वो, तो कल 1 दिन में चेक होंगी वो कॉपी। पहली बात तो यार मैक्सिमम लोगों ने 3 क्वेश्चन किए हैं, या मैक्सिमम हुआ तो चौथा टच कर पाए हैं वो लोग। 6 क्वेश्चन केवल 2 लोगों ने किए हैं, उनका नाम छोड़ दीजिए, लेकिन 2 लोगों ने 6 क्वेश्चन किए हैं। यानी स्थिति बहुत खराब है, काफ़ी दयनीय स्थिति में हम लोग हैं यहाँ पर अभी, ठीक है। तो 3 से 4 क्वेश्चन अधिकतर लोगों ने 3 ही किए हैं, कुछ लोगों ने 4 टच कर दिया है। मैक्सिमम ये स्थिति है आपकी 60 मिनट के अंदर, यानी एक क्वेश्चन पे एवरेज 20 मिनट लगा रहे हो। वो क्वेश्चन वो था जो पढ़ना नहीं था आपको, जो उन्होंने पढ़ा था क्लास में, सुना था सब कुछ, वही क्वेश्चन थे। वही इंक्लूसिव ग्रोथ का शब्द था, वही प्लानिंग का शब्द था, कुछ नया नहीं था कुछ भी लिखने के लिए, ठीक है। तो पहली बात तो स्पीड बहुत कम है यार, थोड़ा बढ़ाओ इसको। मैं ये रहा हूँ कि मत सोचो क्या लिख रहे हो, पहले लिखना चालू करो, कूड़ा करकट कुछ तो लिखो। 6 पेज भरना जरूरी है। ये खाली पेज जाता है ना, दिल दुखता है, बड़ा पैसा खर्च होता है पेज में यार, खाली पेज पर मतलब फोटो कॉपी कराना, इसका बड़ा पैसा खर्च होता है, दिल दुखता है, खाली पेज क्यों है यार। ये पहले बोल देते हैं निकाल देता अपने पेज को। बात वो नहीं है, बात है कि भरा होना चाहिए। आपने फीस दी, आपको दर्द होना चाहिए खाली क्यों जा रहा है ये पेज। मेरे तो चलो पैसे चला गए, लेकिन आपको दर्द होना चाहिए मेरा पेज खाली क्यों जा रहा है, ये सर का खून क्यों नहीं चूसा मैंने लास्ट में। तो यहाँ पर आपको पेज भरना है नहीं हो तो बढ़ाइए स्पीड। और क्वेश्चन कोई भी ऐसा नहीं कि ना लिख पाए, वो सारे क्वेश्चन तो हम डिस्कस कर चुके थे क्लास में, जिनके बारे में डिटेल नॉलेज दी थी मैंने आपको। यहाँ पर कोई बदलाव नहीं था, वही कि वो क्वेश्चन जो पढ़ाया था क्लास में वही आपको दे दिया था। तो अभी भी कह सकते सर कंटेंट नहीं था हमारे पास लिखने को, हम सोच नहीं पाए इसमें कुछ। तो सीधी बात है, सोचना नहीं था, यहाँ पर सिर्फ लिखना था। मतलब लिखने की स्पीड कितनी है हमारी, 1 घंटे में 3 सवालों की, 3 या 4 की। सबकी बात कर रहा हूँ मैं, हिंदी इंग्लिश जितनी भी कॉपी मेरे पास सबकी बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। पहली समस्या स्पीड की है जो मुझे लगती है, इस पर वर्कआउट करना पड़ेगा अभी आपको थोड़ा सा मेरे साथ। दूसरा काम, मैं निराशा हुई, मैंने कहा था एनसीईआरटी पढ़ लेना यार। मुझे लगता है किसी ने एनसीईआरटी पढ़ी, किसी ने पढ़ी थी एनसीईआरटी? एक चैप्टर पढ़ा था, 3 चैप्टर मैंने कहे थे पढ़ने के लिए आपसे। एक मैंने कहा था बेरोजगार रोजगार वाला चैप्टर, एम्प्लॉयमेंट वाला। एक मैंने कहा था मानव पूंजी का, आपसे ह्यूमन कैपिटल का चैप्टर कहा था। और एक प्लानिंग का चैप्टर है उसमें, जो योजना का चैप्टर स्टार्टिंग, दूसरा चैप्टर आपका। या मैंने कहा था गरीब वाला पढ़ लीजिए, गरीब वाला काम भी उससे भी हो जाएगा। हालांकि मैंने इस पर क्वेश्चन नहीं दिया आपको, मैं 2 क्वेश्चन इसी पे मिस थे आपके, 3 क्वेश्चन। आपके 6 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन लगभग इन्हीं पे 2 चैप्टर में से थे। 2 रोजगार विहीन समृद्धि पे थे, एक आपका मानव पूंजी पर था, 2 क्वेश्चन इसी पे थे, 4 क्वेश्चन इस पे थे आपके। एक व्यक्ति ने भी डेटा नहीं लिखा, इसका डायग्राम बनाया है वो जीडीपी वाला, सब लोगों ने बनाया है, जीडीपी जा रही है, रोजगार। ये क्या है यार, ये नहीं चाहिए भाई, ये तो नहीं चाहिए मुझे यार। आपको अब एनसीईआरटी का डायग्राम बनाना है, एनसीईआरटी में दिया है ना 11th क्लास की, वो मालूम था छापना डायग्राम, कल जाके एग्जाम में छापना है। ये नंबर तो याद होने चाहिए कम से कम। ये ऐसे थोड़ी बना के आ जाऊंगा मैं, सबकी कॉपी में ऐसा है, सबकी कॉपियों में। अब देखिए समझिएगा, आप रेफरेंस के लिए बोलते हैं जीडीपी बढ़ रही है, अब लेकिन जीडीपी ऐसे थोड़ी बढ़ रही है हमारी यार। होता क्या, जीडीपी कैसे बढ़ती है, कभी 4 गई, कभी 3 आई, फिर 5 गई, फिर 7 आई, फिर 8 आई, ऐसे बढ़ती है जीडीपी। जीडीपी ऐसे नहीं बढ़ती यार, विकास नहीं होता जीडीपी का। 4 होती है, 3 होती है, फिर 4 होती है, फिर 5, 4.5, फिर 3 पे आ गई। तो आज 7% है, लेकिन ऐसे झटके रहे ना जीडीपी में,
ये थोड़ी जीडीपी ऐसे बढ़ती रहेगी आपकी लाइन से, या रोजगार ऐसे कम होते रहेंगे, रोजगार कभी गए थोड़ा नीचे गए, ये भी बन सकता है कम से कम, लेकिन आप ऐसा बनाते हैं इसका हम दिखा रहे हैं कि जीडीपी लगातार बढ़ रही है हर साल। पिछले साल 3 3 3.5 4 हुई, 4.5 हुई, 5 हुई, 5.5 हुई, फिर बढ़ती जीडीपी है। तो थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा आप देखिए सिंसियर हो जाएंगे, क्वेश्चन को मालूम है कहाँ से आने वाला है, आपको ये मालूम है डायग्राम कौन सा बनाना है, फिर भी हम नहीं पढ़ेंगे तो समस्या बनी रहेगी, आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे, समय बर्बाद हो जाएगा, मेरे कुछ नहीं, मेरा खजाना पड़ जाएगा, नुकसान आपका हो जाएगा। प्लीज़ पढ़ लो यार, मतलब वो चैप्टर जो एनसीईआरटी के वो तो पढ़ने हैं यार, उसमें आप लिखें तो थोड़ा सिंसियर होकर लिखें चीज़ों को। तो प्लीज़ सभी से आग्रह है कि अपना एनसीईआरटी वाला ज़रूर पाठ कर लें। एनसीईआरटी को नहीं करेंगे, मैंने कहा चैप्टर वाइज आपसे मुश्किल होगी इकोनॉमी के आंसर लिखने में। 11th क्लास की भारत का आर्थिक विकास एनसीईआरटी 10 चैप्टर हैं, पुरानी वाली एनसीईआरटी मिल जाएगी आपको, पुरानी वाली तो कोरोना के पहले वाली ना, रैशनल वाली नहीं, कोरोना 10 चैप्टर उसके अंदर है पुरानी वाली एनसीईआरटी में। 10 में 10 काम के हैं। एक बात करता है कि अंग्रेजों के पहले क्या था, अंग्रेजों के ज़माने में क्या था, अंग्रेजों की तुरंत बाद स्थिति क्या थी भारत की, एलपीजी क्या था, मानव पूंजी, शिक्षा, गरीबी, पर्यावरण, इंफ्रास्ट्रक्चर, अन्य देशों के साथ संबंध। 10 चैप्टर बहुत प्यारे प्यारे, 10 को पढ़ लीजिए, बहुत काम आएंगे आपके लिए। एक आध छोड़ सकते हैं, एग्रीकल्चर वाला छोड़ सकते हैं, एग्रीकल्चर बहुत काम का नहीं है क्योंकि बहुत बदल चुकी है एग्रीकल्चर हमारी, लेकिन बाकी आप आराम से पढ़ सकते हैं उसके। तो एनसीईआरटी को जरूर पढ़िए, इसकी शब्दावली देखिए, इसके अंदर ग्राफ दिए वो देखिए। इस हफ्ते में इकोनॉमी में क्या काम कराऊंगा आपको, मैं एनसीईआरटी को कराऊंगा आपको यहाँ पर। एनसीईआरटी के चैप्टर में जो लास्ट में क्वेश्चन दिए ना, हम उस पर प्रैक्टिस करेंगे अभी आज, आधा 20 बार हफ्ते में, जो अगर आज को कल काम मेरा अपना जो शेड्यूल था उसी पे चलेंगे हम लोग, लेकिन उसमें हम लोग काम करेंगे एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन। मैं चाहता हूँ एनसीईआरटी पढ़ लो, खुद से पढ़ने का मौका दिया आपने, पढ़ी नहीं, मैं समझ में आ गया मुझे लगता है मुझे थोड़ा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा इस केस में यहाँ पर, फिर कोई बात नहीं, तो प्रयास आप एक बार मौका दूंगा मैं आपको पढ़ने का, पढ़िए इस बार इसको यहाँ पर। तो प्लीज़ एनसीईआरटी पर डेटा इसी का यूज़ करना है, डेटा आपको यहीं पर यूज़ करना है, तो एनसीईआरटी वाला काम नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिए। तो मुझे थोड़ी निराशा इस पेपर को देखकर है, किसी ने एनसीईआरटी का डेटा यूज़ नहीं किया, एक आध किसी बनाया चार्ट बनाए हैं, इन जनरल बात कर रहा हूँ, अधिकतर लोगों ने नहीं किया काम ये। तीसरी जो समस्या मुझे लगती है, ये तो अच्छी कॉपी थी खैर, ठीक है। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात, जो अच्छे पॉजिटिव साइन रहा बता दूं मैं आपके बारे में। पॉजिटिव साइन जो मुझे देखने में आया, सबने इंट्रो ठीक लिखा है, मतलब इसकी महारत आपको आ गई है, मतलब ऐसा मुझे लग रहा है। मतलब कई लोगों ने इंट्रो लिख के छोड़ दिया। अच्छा है क्या, बैठे यहाँ पर, मतलब सब अधिकतर लोगों ने किया है काम, मतलब ऐसा नहीं एक दो नहीं है यहाँ पर, अधिकतर लोगों में कॉपी देखा, मतलब इंट्रो लिख के छोड़ दिया, बट ठीक है बाकी सर देखते रहेंगे, लिख लेंगे आप लोग, मान लिख देते बाकी सर आप भर लीजिए, हम भर देंगे बाकी काम। मतलब अच्छा लिखा, मतलब ऐसा नहीं, बहुत लोगों ने लिखा, आप अकेले नहीं है इसमें, बहुत लोगों की कॉपी देख रहा हूँ। एक पेज लिखा, बस इंट्रो लिखा यहाँ पर, उसका छोड़ो यार, आगे कौन लिखे, कोई नहीं लिखेगा उसके बाद, उसका कोई शब्द नहीं है उसके बाद, बहुत लोगों ने किया है काम। तो एक अच्छी बात है, इंट्रो लिखने का साहस आ गया, ये एक उपलब्धि एक हफ्ते क्लास के बनी रही है यहाँ पर कम से कम, कि इंट्रो लिखने का साहस आ गया, तो जरूरी था अपना इंट्रो लिखना, और ये काफ़ी लोगों ने सही इंट्रो लिखे, दो राय नहीं है, इंट्रो पकड़ पा रहे हैं आप क्या चाहिए इंट्रो में। अभी भी कुछ लोगों ने इंट्रो, मतलब ऐसा है कि जो पूछा गया उससे कुछ और लिख दिया, लिख के आए, लेकिन मतलब अच्छी बात है। मेरा भी कहना क्या है, कंटेंट फोकस मेरा नहीं है अभी, जो आप जो है कि इंट्रो लिखना सीखें वो जरूरी है, क्या लिख रहे हैं इंट्रो में बात की बात है, वो तो बाद में देखेंगे। और विश्वास मानिए, जब पीटी क्वालिफाई करके मेंस देने जाते हैं तो कंटेंट बहुत अच्छा होता है आपके पास, कंटेंट की कमी कभी नहीं होती है, सिर्फ लिखने की प्रैक्टिस है आपको, तो आप जानते हैं सही शब्द क्या होंगे वहाँ पर। तो अगर लिखना चालू कर चुके, डरे बिना लिख रहे हैं कुछ भी, आप कोई समस्या नहीं, अच्छे शब्द अपने आप आ जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। तो प्रयास हम करेंगे यहाँ पर कि इंट्रो सबका अच्छा है, दो राय नहीं है, इंट्रो लिखे जितने लोगों ने अच्छा लिखा है यहाँ पर। तीसरा जो एक बेसिक कमी दिख रही है मुझे कुछ लोगों के साथ, सबके साथ नहीं, जेनरिक नहीं है ये समस्या है कि क्वेश्चन को ना समझ पाना। जैसे मैं एक क्वेश्चन कॉपी लेकर आया हूँ यहाँ पर, अभी नाम लेके बदनाम नहीं करूँगा, लेकिन चिंता मत कीजिए। कहाँ गया यार, ये तो है नहीं यार, राम नहीं है ना क्लास में, बैठे हैं, क्या कर रहे हो यार, मतलब स्पेशल नाम इसीलिए लेना पड़ रहा है, कॉपी खाली है, मतलब एक क्वेश्चन पीछे बस। अच्छा आगे भी है, ये आगे क्वेश्चन नहीं है यार, ये मैं अच्छा लगेगा बोलना, लेकिन क्वेश्चन आप खुद दावा करो तो क्वेश्चन है क्या ये 250 वर्ड का, ऐसा मत करो यार, मतलब बहुत मेहनत से कॉपी बनती है और महंगी बनती है। मन नहीं लिखने का मना कर दो यार कि नहीं लिखना सर आज, एक क्वेश्चन ठीक लिखा है, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट बात केवल यहाँ पर है कि थोड़ा स्पीड बढ़ाओ यार, मतलब अच्छा कंटेंट है, आपने लिखा अच्छा है, एक आंसर बहुत अच्छा लिखा है, मतलब बहुत ही शानदार कहूँगा मैं इसको, आइडल आंसर अपने आप एक जो लिखा है आपने, लेकिन एक ही लिखा है ना, नंबर 6 के आएंगे पूरे, नंबर 6 क्वेश्चन के बनते हैं, तो पूरा कोशिश करो यार,
आप लेट हुए थे, क्या हुआ था मुझे नहीं मालूम उस दिन आप, लेकिन जो भी एक क्वेश्चन लिखा है ढंग से, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, इंट्रोडक्शन बहुत प्यारा है, मैंने पढ़ा यार, ये तो अच्छा आंसर लिखा है काफ़ी। तो कैसे होता है, कॉपी उठाई मैंने, अच्छा आंसर लिखा है यार, एक चेक किया, बड़ा अच्छा लगा, देखो बाकी और है ही नहीं यार कॉपी में, मतलब और दिमाग खराब हो जाता है यार कि ये अच्छा लगा कॉपी, फिर नाम रख सके ऐसे खोलो ना, नाम दिखता है बच्चे का, तो थोड़ा सा बायस हो जाता है कि बच्चे को जानते हैं आप या पहले जानते हैं, इसलिए कॉपी उल्टा चेक करता हूँ हमेशा। यहाँ से खोलो, चेक करना चालू करो कि नाम नहीं दिखता तो अच्छा चालू करो पढ़ना पहले। अच्छा चलो ये है, अब मैंने देखा क्वेश्चन का है, बाकी ढूंढ रहा हूँ, क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा इसके अंदर यार, फिर देखा अरे यार ये तो पुराना बंदा है, इसको तो लिखना आना चाहिए, मतलब पुराना मतलब इन सेंस कि आप काफ़ी तैयारी काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं, तो बनती है 6 क्वेश्चन, 4 तो लिखो, 3 तो लिखो कम से कम यार, 1-2 क्वेश्चन लिख के छोड़ के आगे मजा नहीं आता। अब एक इतना अच्छा लिखने में समय खराब हो गया आपका कि बाकी आप लिख ही नहीं पाए, ये काम मत करो कम से कम प्लीज, है ना, ये चीज़ बचो इस चीज़ से। ओके, एक मैं चाहूँगा, एक इंट्रो सुनाना चाहूँगा आपको। एक इंट्रो है, क्वेश्चन है अपने आप में। द एम्पावरमेंट ऑफ यूथ, युवाओं को सशक्तिकरण सुनिश्चित करेगा कि जनांकी लाभांश एक वरदान बन जाए, चर्चा करें। क्वेश्चन था अपना कि एक प्रकार से ये अपने आप में एक बून है अपने आप में, जो हमारा यूथ है, हमारे पास डेमोक्रेटिक डिविडेंड है, वो यूथ एक बून है अपने आप में, ठीक है। इंट्रो लिखा गया है, भारत में युवाओं की आबादी 65% लगभग 35 वर्ष या उससे कम आयु के हैं। भारत में युवाओं की आबादी 65% लगभग 35 वर्ष या कम आयु के हैं, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। ये इंट्रो है आपका, इस पे लगता है कि मुझे नंबर मिलने चाहिए कहीं, आपने एक फैक्ट दिया है, अच्छी बात है, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। ऐसी बातें क्यों, तुलना थोड़ी कर रहे हो आप किससे ना, आप सिंपल लाइन लिखो यार, सिंपल डेटा लिख दो वहां पर कि भारत का जनांकी लाभांश है, जो कि एक अवसर है आपके लिए। ये जो देशी बोलचाल की भाषा होती है ना अपनी, इसको एग्जाम में मत लिखो, समझाने काम आती है यहाँ पर ये भाषा, आपको कम्युनिकेट करना होता है, इसलिए बोलता हूँ मैं ऐसी भाषा उससे आप समझ पाएं उस चीज़ को। आपको भाषा एग्जाम में नहीं देनी यार, एग्जाम भाषा कैसी होनी चाहिए मेरी, थोड़ी सी संवैधानिक, थोड़ी सी गरिमापूर्ण, थोड़ी सी वो भाषा जो कागजी भाषा हो। आम बोलचाल की भाषा नहीं लिखेंगे ना यार, जो बोली जाती है भाषा क्लास में क्यों बोली जाती है, आपको समझाने के लिए। आप इस भाषा से बचिए हमेशा। मैं एक क्वेश्चन और पढ़ाना चाहूंगा इस कुछ कॉपी के आपको। अब जैसे एक क्वेश्चन था, आर्थिक विकास का प्रभाव पड़ा है, कंपेयर करना था हमें 50 का भारत 2022 का भारत। क्वेश्चन था आपका, प्लानिंग हैड एन इमेंस इफेक्ट ऑन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। प्लानिंग का असर पड़ता है, प्लानिंग से क्या क्या असर पड़े, प्लानिंग की प्रासंगिकता आज क्या है, क्वेश्चन था। अब पहली बात तो स्टार्ट किया इन्वर्टेड कॉमा से, मतलब क्यों लिखा है इंट्रोडक्शन में, इन्वर्टेड स्टेटमेंट आप लिखते हैं ना, स्टेटमेंट लिखते हैं किसी प्रकार से किसी का, तो ऐसे स्टार्ट क्यों करना है, जब स्टेटमेंट लिखना है आपको, केवल स्टेटमेंट लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है, कोई किसी ने कहा थोड़ी है ये, तो क्या ऐसे लिखेंगे इसके अंदर, नहीं लिखना चाहिए पहली बात तो। यह बात कहने में कोई दो राय नहीं होगी कि देश में आर्थिक निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, ये स्टेटमेंट है आपका। यह बात कहने में कोई दो राय नहीं होगी कि देश में आर्थिक निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, क्या, कौन, प्लानिंग ना यार। आप पढ़िए इस शब्द को ना, मैं ये पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं नाम को, थोड़ा समझिए इस लाइन को, आप पढ़ेंगे तो लिख के आपने क्या लिखा है एक बार। यह बात कहने में कोई दो राय नहीं होगी कि देश में आर्थिक निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, अर्थात जिस प्रकार से योजना का लाभ भारत के विकास में व्यापक स्तर पर देखने को मिलता है वो अपने आप में सराहनीय है, क्योंकि यदि हम 1950 का भारत देखें और 2022 का भारत, तो अंतर साफ साफ दिखता है। ये लगभग 50 शब्द का इंट्रो है, ये क्या है इसको समझिए आप ना, मैं ये कह रहा हूँ आप खुद पढ़ के देखिए, आपको लगता है कि ये पढ़ने योग्य है। आपने 50 शब्द खा गए इस क्वेश्चन के, 150 शब्द का क्वेश्चन है आपका, 1/3 क्वेश्चन आप खा गए यहाँ पर, और आपने ये नहीं बताया क्या है प्लानिंग, क्यों लिखना है इस आंसर को आप, अंतर साफ साफ, अंतर कहाँ, अंतर उसका पूरा ढूंढते रहे, अंतर मिल जाए कहीं, कोई डेटा हो, मैं लिखना पड़ा नो डेटा, डेटा ही नहीं, पूरे आंसर में डेटा नहीं है, आपके अंतर साफ साफ दिखाई देता है, तो कौन सा अंतर दिखाई देता है भाई, आपके अंतर साफ साफ है तो कौन सा अंतर है। 1950 का भारत ये था, ये शिक्षा थी भारत में, आज इतने हैं, उसमें जीडीपी ये था जितना है, तब प्रति व्यक्ति आय ये थी, आज इतनी है, वो डेटा कहाँ है साफ साफ। तो ऐसी गलतियां मत करिए, ये गलतियां एक वेग है, नहीं पड़ेगा एग्जामिनर, वो समझ जाएगा आपके पास कोई मतलब नहीं, आप फालतू बातें कर रहे हैं यहाँ पर। अभी क्लास का प्रारंभ है, हम लोग अभी काट सकते हैं बातों को, लेकिन जैसे क्लास मैच्योर होगी समय के साथ ऐसी गलतियां मत कीजिएगा। आवश्यकता है कि कुछ और कॉपी दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पर कुछ और कॉपी देखते हैं।
अब जैसे एक इंट्रो ये ठीक लिखा है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। योजना का इंट्रो, इसी क्वेश्चन का इंट्रो है। योजना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत देश के संसाधनों का उचित उपयोग कर एक समय सीमा के अंतर्गत लक्ष्य की प्राप्ति पूरी करनी होती है। कब इंट्रो समझ में आ रहा है पढ़ के? फिर सुन लीजिए। योजना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत देश के संसाधनों का उचित उपयोग कर, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करके एक समय सीमा के अंतर्गत लक्ष्य की प्राप्ति करनी होती है। ठीक बात है, लक्ष्य प्राप्त करने हैं, रिसोर्स का यूज करना है, प्लानिंग है। प्लानिंग मतलब समझा दिया आपको, कोई समस्या नहीं, सिंपल इंट्रो है, स्पष्ट कह रहा है इंट्रो क्या है ये, तो अच्छा लगा पढ़ के। हाँ ठीक है, बाकी तो पूरा उसके अंदर आंसर में, लेकिन उसका तो क्या लिखा गया छोड़ दीजिए, लेकिन इंट्रो कम से कम अच्छा लगा कि इंट्रो लिखा गया इस क्वेश्चन का भी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। मैं क्वेश्चन और देखना, कॉपी देखना चाहूँगा, एक कॉपी और मैं देखता हूँ। समझ में आ रहा हो गलती किस किस की है, तो उस पर मैं ना जाऊँ। मैं आऊँगा, टॉपिक पढ़ा चालू करता हूँ, एक बार रुकिएगा जो। तो सुबह सुबह मैं पढ़ने बैठा, सुबह 6 बजे उठा, मैं कहा पहले कॉपी चेक करते हैं, आज लाओ क्लास में चलना है कॉपी लेकर। तो मैंने कहा संडे, कल मैं प्लान कर रहा संडे को बैठूंगा, आराम से लेकर चेक कर दूंगा। तो कल टाइम मिल नहीं पाया रात में, तो सुबह का पहला काम ये करता हूँ। सुबह लेके बैठा मैं, आधे घंटे चेक, 1 घंटे चेक किया लगभग में, मेरा सर दर्द होने लगा। मैं करंट अफेयर छोड़ो, नहीं पढ़ा पाऊंगा, मैं क्लास ऑफ करनी पड़ेगी या तो। फिर मैंने कैसे जैसे करके करंट अफेयर से क्लास दी, मैं जानता हूँ आज मैंने। अच्छी बात थी, कल पढ़ा था करंट अफेयर्स दिन भर, तो कुछ तैयार था मेरे पास, कुछ PIB तैयार था, वर्ल्ड न्यूज़ तैयार था, साइंस टेक तैयार था। तो मैं सुबह क्लास दे दी बच्चों की, वरना आज का अखबार पढ़ के ही नहीं आया था मैं सुबह। इसमें आप मानेंगे सर दर्द होता है कई बार ना आपका कि यार ये क्या हो गया, गलती कर दी आपने पढ़कर इसको। आप समझा कि रात में पढ़ा करूँगा कॉपियाँ, कि नींद भी आ जाए, उसका तो कोई समस्या नहीं। तो प्लीज़ यार ऐसी गलतियाँ ना करें, नुकसान आपका है, आपकी क्लास का नुकसान होगा यहाँ पर। मैं एक इंट्रो चाह रहा था लिखना, क्वेश्चन दिखाना आपको। एक मैंने बहुत गोला मारा था उसके ऊपर, कुछ कॉपी छूट गया लगता है घर पे मेरे से। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा, बात करूंगा उस पर। मैं इंट्रो ठीक लिखे आप लोगों ने, इंट्रो ठीक लिखे हुए तो नहीं है, तो बाद में ठीक लिखे। और क्या कमी आई कॉपी के अंदर? जेनरिक कमी आई है। पैराग्राफ लिखने में विश्वास करते हैं काफ़ी लोग अभी भी। मैं कहता हूँ पैराग्राफ तोड़िए, पॉइंट्स बनाइए छोटे छोटे, स्पष्ट होता है। एकेडमिक आंसर नहीं लिख रहे हैं हम लोग कि बड़ा बड़ा पैराग्राफ लिखेंगे तब बात बनेगी। एनालिसिस नहीं करना है, छोटे पैराग्राफ बनाइए, 20 वर्ड का, 15 वर्ड का, पॉइंट डाल दीजिए उसके आगे या तो आंसर प्रयास कीजिए पॉइंट्स में लिखें। ये एक बड़ी मिस्टेक हो रही है, खासकर जो पेपर 3 है, पूरा मानता हूँ, पेपर 3 पूरा ना पॉइंट्स का है। पेपर 4 आप बनाइए, पैराग्राफ बनाने करूँगा आपको, बनाने हैं वहाँ पर। तो पेपर 1 में चलिए बना लीजिए, सोसाइटी का क्वेश्चन बना लीजिए। पेपर 2, 3 तो यार सीधे से पॉइंट्स ही हैं। IR की बात करें, आप उससे गवर्नेंस की बात करें, एनवायरनमेंट की बात करें, डिजास्टर की बात करें, पॉइंट छापिए, उसी क्वेश्चन में नंबर मिल देंगे आपको। पैराग्राफ, बड़ा सा पैराग्राफ लिखेंगे, बहुत चांस नहीं नंबर मिल पाए आपको। इसी पैराग्राफ को 4 पॉइंट लिख देंगे, 4 नंबर पक्के हैं आपके इस पर। प्रयास कीजिए पॉइंट्स में लिखना चालू करिए चीज़ों को। काफ़ी लोग लिखे हैं पॉइंट्स में, लेकिन बाकी लोगों में चाहूँगा कि आप पॉइंट्स में लिखें चीज़ों को। ठीक है, अच्छा डेटा का यूज़ तो हो गया, सारी बातें। कुछ अच्छे आंसर बताऊँ मैं आपको, यार कुछ अच्छी बात करें इसमें। अच्छा, मैंने कुछ बेसिक बातें बताई थी आपको लिखते समय कि जब भी आंसर खत्म होता है तो लाइन जरूर खींच दिया कीजिए। किसी ने नहीं खींची है, किसी ने नहीं खींची है। और 1-2 तो ऐसे लोग हैं यार, डायग्राम पे एंड कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चन यहाँ तक लिख लिया पूरा, यहाँ पर हो गया, अब जगह बच गई इतनी, डायग्राम बना दो चलो यार, और ये खत्म हो गया आंसर। यार मतलब पूरा आंसर यहाँ खत्म हो चुका था, डायग्राम क्यों बनाएगा व्यवस्थित बाद में कि जगह बच गई भर दो उसको कैसे भी करके। तो डायग्राम पे खत्म नहीं हो सकता ना आंसर कभी यार। जानते हैं इन्होंने किया, वो जानते होंगे, नाम नहीं लूंगा मैं भी। अगली बार तो यहाँ दिखाऊंगा कॉपी खोल के, ठीक है। और सुबह सुबह करने का मन नहीं किया, अगली बार तो स्कैन करके लाऊंगा, कॉपी दिखेगी आपको क्या गलतियाँ की आप लोगों ने, बाकी लोग भी देख पाएँ। दूसरी गलती जल्दी सीखें तो अच्छा रहेगा, अपनी गलती तो सीख के क्या सीखेंगे, दूसरी गलती देखिए सीखिए जल्दी क्या गलतियाँ हो रही हैं। तो आपको याद रखना है, आंसर एंड होने पर लाइन खींचनी है, मारनी है। यहाँ पर खाली पेज छोड़ जाए तो काट देना है उसको यार, भविष्य के लिए। ये बेसिक रूल्स होते हैं। अगर खाली पेज छोड़ रहे हो, कोई आपको नहीं लिखना है आंसर वहाँ पर, तो उसको काट दीजिए हमेशा, भले पूरा पेज है, नहीं यूज़ करना है, काट दीजिए उसको। ये मान के चलो एग्जामिनर कि आपको इतना ही लिखना था बस, आपको छूटा नहीं है आपका आंसर, वरना फील आता है कि छोड़ दिया आपने आंसर। और छोटी चीज़ का नंबर कभी नहीं मिलते आपको। पूरा आंसर लिखिए, लाइन खींची, खत्म हो गया, काट दीजिए बाकी जगह को। इस समय इतना ही लिखना था बस हमको, जो नंबर देना इसी में दे दीजिए, बाकी अब नहीं चाहिए हमको नंबर आपसे। तो हमेशा ध्यान रखें, इन बेसिक बातों का काम आएंगी आपके साथ। अच्छा, इसके अलावा कुछ लोगों की कॉपी मैंने ऐसे कुछ चीज़ें देखी, जैसे पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं, यहाँ से चालू कर रहे हैं। ये क्यों बना रहे हो यार पैराग्राफ शुरू करने से पहले? मतलब ये क्या बनाया जाता है? दैट इम्प्लाइज, मतलब ये नियम क्यों बनाना है यार?
सिंपल पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं, ऐसे लिखना चालू करो यार। इसके पहले ये बनाने का मतलब क्या है? ये या आप कुछ पॉइंट को स्पेशल दिखाना चाहते हैं, पॉइंट लिखनी हो, खास पॉइंट है तो अंडरलाइन करना है तो अलग बात है, लेकिन ये दिखाना अपने आप में क्या संकेत है? कोई मतलब नहीं इन चीज़ों को, बचिए इन चीज़ों से। सिंपल पैराग्राफ होगा, पॉइंट्स को नंबर डालिए, 1 2 3 होगा तो एरो, इस प्रकार की चीज़ें बचना चाहिए। कई लोग लिखते इस प्रकार, देखा मैंने ऐसे लिखा है, कई लोगों ने खुद ही राइट मान लिया अपने आंसर में, खुद ही राइट मार के बैठे हैं अपने आंसर, सही मान के चल रहे हैं अपना आंसर। तो ऐसा काम मत करो, ये एग्जामिनर करने दो, आप लोग मत करो प्लीज। छोटी बातें ध्यान रखो इन चीज़ों का, ठीक है। वैसे आपको दिखा रहा था एक क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ पर आंसर खत्म हो गया, यहाँ पर उसके नीचे डायग्राम बना दिया लास्ट में जाके, यहाँ पर खत्म हो रहा है आंसर, दिख रहा है? डायग्राम यहाँ बनाने की आवश्यकता क्या है ना, बीच में बनाओ यार, आंसर यहाँ थोड़ी खत्म होगा कभी आपका। तो ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, छोटी गलतियाँ होती नहीं करनी चाहिए आप लोगों को। अब देखिए क्वेश्चन है, इंट्रो सुनाता हूँ मैं आपको। समावेशी विकास पे क्वेश्चन आया था, क्या चुनौतियां हैं? क्वेश्चन था व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ इन इंडिया। भारत में समावेशी विकास की क्या चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या उपाय बताइए, कैसे निपटेंगे समावेशी विकास की चुनौतियों से। सिंपल क्वेश्चन है। समावेशी विकास का अभिप्राय है कि आर्थिक समृद्धि की दर निरंतर बनी रहे। समावेशी विकास से अभिप्राय है कि आर्थिक समृद्धि की दर निरंतर बनी रहे, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी अनुकूल ऊंचाई के पथ पर हो। फिर सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए, और जिसने लिखा है वो 2 बार सुनो उसको यार, क्या लिखा है आपने। समावेशी विकास का अभिप्राय है कि आर्थिक समृद्धि की दर निरंतर बनी रहे, यहाँ तक ठीक है, सुनने में अच्छा लगा है सुनने में, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी अनुकूल ऊंचाई के पथ पर हो। अनुकूल ऊंचाई के पथ पर हो, ठीक है, जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंच जाए। समावेशी समृद्धि यही होती है क्या? समावेशी विकास, आपने जो समावेशी विकास शब्द यूज किया है, समृद्धि निरंतर बनी रहे इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था अनुकूल ऊंचाई पर हो तो कहाँ, बाकी लोग कहाँ गए इसके अंदर? ये तो फिर आर्थिक समृद्धि भी यही होती है, किसी देश की आर्थिक समृद्धि भी यही होती है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ भी यही होती है कि आपको ग्रोथ मिलती रहे निरंतर। समावेशी क्या कब होती है? ग्रोथ का फायदा सब तक हो, सबका साथ सबका विकास बोल लीजिए इसको आप लोग। समावेशी मतलब है सबको साथ में लेके चलना है, केवल ग्रोथ को नहीं ले जाना है ना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट गलत हो गया यहाँ पर कहीं ना कहीं। तो ऐसे परिभाषा अच्छी लिखी है, सुनने में ठीक लग रहा है, देखने में लेकिन कुछ गलत है यहाँ पर चीज़ें, तो प्लीज़ ऐसी गलतियाँ ना करें।